दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा परिचय रहेगा बस। इसके बाद सभी मुगल शासकों के बारे में हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में जानकारी लेते चलेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए एक छोटी सी जानकारी आपको मिल जाए, आपके दिमाग में एक चित्र बन जाए इन लोगों का कि हाँ किस तरीके के ये लोग थे और कब कब इनका शासनकाल आया, किसके किसके बाद। ठीक है, बहुत लोगों को मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि बहुत लोगों को उत्तरकालीन मुगलों के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, अधिक जानकारी ही नहीं होगी। ठीक है, तो उनके बारे में भी उनको जानना जरूरी है, तभी तो उनको पता लगेगा कि कैसे मुगलों का पतन हुआ। भाई एक समय औरंगजेब के समय में 21 प्रांतों का वो मालिक था, शहंशाह था, बादशाह था। उसके इतने बड़े साम्राज्य जो कि भारत में स्थापित था वो उसका अंत कैसे हुआ उसको भी आपको जानना जरूरी है। और कैसे मराठों ने इनके ऊपर सरदेशमुखी चौथ कैसे इनसे वसूल करना शुरू कर दिया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कैसे बाद में दिल्ली के तख्त पर वो हावी हो गए थे, कौन? मराठे। वो तो यहां तक करने लगे थे कि ये जो मुगल बादशाह लोग हैं इनको गद्दी से उतारने लगे थे, इनको गद्दी पर बैठाने लगे थे। ठीक है, तो ये काम तो जहांदार के समय से हल्का फुल्का शुरू हो गया था, क्योंकि सरदेशमुखी और चौथ यहीं से मिलना मराठों को शुरू हो गया था। ठीक, हालांकि चलिए पहले बात कर लेते हैं, हम धीरे धीरे पूरी चीजें हम बताएंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें बाबर के बारे में। यही मुगल वंश का संस्थापक है। ठीक है, ये ना अफगानिस्तान का है ना ये भारत का है बाबर, ये तजाकिस्तान का आदमी है। फरगना नाम के राज्य से ये आता है, वहां से इसको भगाया गया था, इसके ही परिवार के लोगों ने इसको मार के भगा दिया था। ठीक है, और ये आकर काबुल में बसा था। फिर इसके बाद इसको अवसर मिला, इब्राहिम लोदी को हराया और अपना शासन सत्ता इसने स्थापित किया। यहाँ पर खानवा का भी युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा को इसने पराजित किया। ठीक है, और इस प्रकार से ये भारत पर आकर स्थापित हो गया। 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद इसके पुत्र हुमायूं का शासन आया। हुमायूं 1530 से 1540 तक एक टेन्योर पूरा करता है। इसके बाद शेरशाह सूरी का शासन आ जाता है। शेरशाह सूरी इसको पराजित करके भगा देते हैं। शेरशाह सूरी के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके बारे में अलग बात हमारी होगी उनसे। 1556 से 1555 से 1556 का दूसरा टेन्योर है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये दोबारा फिर भारत में आ जाता है। और फिर इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी रहता है। एक लंबा शासनकाल रहा इसका। ठीक है, और पढ़ा लिखा नहीं था बहुत, 13 वर्ष की आयु में ही इसको गद्दी मिल गई थी। और बैरम खान नाम के एक सेना नायक थे जो कि इसको संरक्षित किए हुए थे, इसका सारा कार्यभार संभाल रहे थे। बाद में अकबर ने हैंड ओवर कर लिया था। अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है, सलीम। आपने अनारकली फिल्म देखी होगी, आप जाइए अनारकली फिल्म देखिए, अनारकली मुगले आजम मुगले आजम फिल्म देखिए। और हालांकि जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं या कोई भी फिल्में हैं आप देखेंगे तो उसमें मिर्च मसाला लगा के सारी चीजें बता दी जाती हैं। अधिकतर इतिहास से बेस्ड तो होती हैं, लेकिन पूर्णतः इतिहास नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी सीरियल, टीवी सीरियल या फिल्मों को आप अगर देखेंगे तो आप एकदम से उसको ये मत मानिएगा कि यही इतिहास है। आप पहले पुस्तकों पर जाइए, पुस्तकें जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या इतिहास है। ठीक है, क्योंकि सभी इतिहासकार अपने अपने मत रखते हैं और जो सबसे सही मत होता है उसी को हम इतिहास मान लेते हैं। ठीक, उसका उसका उनको सोर्स भी देना पड़ता है। जो इतिहासकार अपना मत देते हैं उनको उसका सोर्स भी देना पड़ता है,
प्रमाण भी देना पड़ता है, तब जाकर वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है कि हाँ भाई ये इतिहास रहा होगा। तो जहांगीर अकबर का ही पुत्र था। सलीम 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया। फिर इसके बाद इसी का पुत्र शाहजहां, ठीक है, 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी के तक इसने शासन किया। इसके ही समय ताजमहल बना था, बहुत ही विवादित एक स्मारक। हिंदू पक्ष कहता है कि ये कभी तेजो महालय था, हिंदू मंदिर था, जिसको बाद में जो है कन्वर्ट कर दिया गया एक मकबरे के रूप में। फिर इसके बाद शाहजहां के पुत्र हुए औरंगजेब, बहुत ही धर्मांध आदमी, बहुत ही धर्मांध व्यक्ति, बहुत ही धर्मांतरण लोगों को किया, कई मंदिरें इसने तोड़ी, ठीक है। और इसके समय में इसके दरबारी भी अधिकतर हिंदू हुआ करते थे, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इतने धर्मांध कार्यक्रम करता था ये कि जनता में विद्रोह हो जाए इसे डर लगता रहता था इसको। मतलब अगर आप धर्मांध काम कर रहे हैं, कहीं पर किसी को दबा रहे हैं, और ज्यादा अधिकतर जनता हिंदू ही थी, हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के तीज त्योहारों पर, उनके इस क्या कहते हैं ये पूजा स्थलों पर आप मनमानी करेंगे तो जनता कुछ समय के लिए देखेगी, बर्दाश्त करेगी, इसके बाद विद्रोह कर देगी। तो उन्हीं के विद्रोहों से बचने के लिए ये अधिकतर अपने जो सेना नायक, अपने जो दरबारी अधिकारी, वो लगभग हिंदुओं को रखा हुआ था। एक प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसमें एक प्रेशर रिलीज होने के लिए विजल लगा रहता है, निकलती रहती है उसमें से प्रेशर। उसी तरीके से ये हिंदू अधिकारी भी काम कर रहे थे, ब्लास्ट होने से बचा रहे थे। इसके शासन सत्ता को हिंदू जनता खत्म न कर दे विद्रोह करके, उससे बचने के लिए इसने हिंदुओं को अपने दरबार में रखा हुआ था, ठीक। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किया और दक्षिण भारत तक फैला दिया, ठीक है। औरंगजेब के जाने के बाद इसके साम्राज्य जो है, इसका जो साम्राज्य है, ये धड़धड़ा के गिर गया। और उसका कारण यही, इसके जो उत्तराधिकारी थे वो इसको संभाल नहीं पाए। किसको? जो औरंगजेब ने जो साम्राज्य बनाकर इनको दिया था। तो उत्तरकालीन मुगलों में हम पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम को, जो कि इसी का पुत्र था औरंगजेब का। 1707 से 1712 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर इसके बाद जहांदार शाह हुए, लंपट मूर्ख भी इसको कहा जाता है। लाल कुंवर नाम की एक स्त्री के प्रेम में ये फंसा हुआ था। और सुभग चंद्र नाम का एक व्यक्ति था, जो कि इसी के एक अधिकारी जुल्फिकार खां, जो कि ईरानी गुट का नेता था, वो उसने सुभग चंद्र सेन को काम दे रखा था। अपने जितने भी प्रशासनिक कार्य थे उसका सारा दायित्व सुभग चंद्र सेन ही देखता था। तो एक प्रकार से इसके समय में हिंदू ही शासन सत्ता चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक। लाल कुंवर के प्रभाव में रहता था। लाल कुंवर नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, एक हिंदू स्त्री है। सुभग चंद्र सेन जो है एक अधिकारी है, वो भी हिंदू है, पूरा प्रशासनिक कार्य इनका देख रहा है। और इन्हीं के समय में मराठे जो है सरदेशमुखी और चौथ लेना शुरू कर देते हैं। और फर्रुख सियर के समय में, जब जहांदार के बाद फर्रुख सियर बैठा, तब सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा प्रभाव हो गया था। और सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर को गद्दी से हटवाकर मौत के घाट उतार दिया। किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। इसी ने जो है ब्रिटिश अधिकारियों को 3000 वार्षिक कर पर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। मीर जुमला, इसके समय में पढ़ेंगे फर्रुख सियर का कौन सा अंग था। मीर जुमला जो कहता था वही फर्रुख सियर
कहता था, ऐसा फर्रुखसियर का कहना है। फिर इसके बाद सैयद बंधुओं ने जब फर्रुखसियर को मौत के घाट उतार दिया, तब उन्होंने रफीक उद दर्जात को शासक बनाया, लेकिन इसको क्षय रोग हो गया, यानी टीबी हो गया, इसकी मृत्यु जल्दी हो गई। ठीक। फिर इसके बाद रफीक उद दौला को उन्होंने बैठाया, उसकी भी मृत्यु हो गई, जो कि शाहजहां तृतीय के नाम से बैठता है। ठीक है। इन दोनों की तुरंत मृत्यु हो गई। ये भी शासक थे, ये भी मुगल बादशाह थे, लेकिन इनका नाम नहीं आता क्योंकि तुरंत मर गए थे। ठीक है, ज्यादा समय के लिए ये शासक भी नहीं थे। इन दोनों के बाद फिर मोहम्मद शाह शासक हुआ, जिसने 1719 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया। तो मोहम्मद शाह का एक नाम है रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आपने सुना होगा, मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाया हुआ है, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, वो आप जाकर देख लीजिए। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही अय्याश किस्म का शासक था। इसके जो अधिकतर जो समय होता था वो अपने हरम में बीतता था, जहां पर हिजड़े और इसकी औरतें होती थी। और ये दरबार में नंगा होकर आता था और कूदता था, नाचता था। ठीक है, और अपने दरबारियों को कहता था कि तुम भी सब लोग जो है नंगे होकर बैठो। इसी का पुत्र था अहमद शाह, जो कि एक वो उधम बाई नाम की एक महिला नर्तकी से, यानी कि नाचने वाली से ये पैदा हुआ था अहमद शाह। तो ये जब गद्दी पर बैठा तो इसका जो समय बीतता था, इसका भी जो है वो हरम में ही बीतता था, हिजड़ों के साथ और औरतों के साथ। और फिर इसके बाद जब ये गद्दी बैठ गया था तो इस शराब और शबाब में एकदम से मशगूल हो गया था। सारा जो प्रशासनिक कार्य था वो मुगल दरबारियों के द्वारा, मुगल अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा था। इसका कोई हाथ नहीं था, मतलब एकदम बेकार। अब जान लीजिए कहां से बेकार होना शुरू हो गया। यहाँ पर सैयद बंधुओं का पूरा अधिकार है, एक प्रकार से लाल कुंवर का यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, ईरानी गुट का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सैयद बंधुओं का प्रभाव पड़ रहा है। ये खुद ही अय्याश व्यक्ति था। ठीक है, मोहम्मद शाह। फिर इसके बाद उसके बाद का जो उत्तराधिकारी हुआ वो भी सबसे बड़ा अय्याश था। ठीक है, नालायक था। फिर इसके बाद आलमगीर हुआ, आलमगीर द्वितीय। 1754 से 1759 तक इसने शासन किया। फिर इसके बाद शाहजहां तृतीय हुए 1759। इसको जो है मराठों ने अपदस्थ कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे जानिए सदाशिव राव भाऊ के समय की बात है। मराठों का इतना प्रभाव हो गया था कि अब जो है वो सीधे सीधे हस्तक्षेप करके मुगल बादशाहों को गद्दी से उतार रहे हैं, बैठा रहे हैं। तो शाहजहां तृतीय को उन्होंने गद्दी से हटा दिया था। फिर इसके बाद और हटाकर किसको बैठाया था? शाह आलम द्वितीय को। इसीलिए एक वर्ष का पूरा लिखा हुआ। ठीक है, 1759 पूरा पूरा कार्यकाल भी इसका कुछ नहीं है। उसी समय बैठा, उसी समय उतार दिया गया। शाह आलम द्वितीय ये आखिरी बादशाह है जिसके सिक्कों पर नाम छपे हुए थे। भारत में जो भी मुगल सिक्के चलते थे उसमें शाह आलम द्वितीय का नाम छपा हुआ था। 1759 से 1806 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय वही हैं जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं और समानता के अधिकार का मांग करता है अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, हेस्टिंग कहता है कि आप जो है, पहले जो अंग्रेज आए थे वो तो एक प्रकार से मुलाजिम टाइप के थे, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, नौकर की हैसियत से, व्यापारी की हैसियत से आए थे ना। तो व्यापारी जिस तरीके से किसी मालिक से या शहंशाह से बात करता है उस तरीके से वो बात करते थे। लेकिन अब जो है अंग्रेज कह रहे हैं कि नहीं, तुम बादशाह भले हो तो अब हम भी बादशाह हैं यहाँ के। उन्होंने कहा कि अब समानता का पूरा मामला चलेगा यहाँ पर। अकबर द्वितीय से राजा राम मोहन राय लंदन गए थे अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने के लिए। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत आप जानकारी इसे ले लीजिए। 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया।
नाम मात्र का शासन कर रहे थे, कोई बहुत विशेष उनका कुछ नाम मतलब कि प्रभाव नहीं था। फिर इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये 1857 की क्रांति में इन्हीं के परचम के तले पूरा जो है क्रांति हुआ था। इनको अपना नेता बना लिया गया था। हालांकि ये कुछ करने लायक नहीं थे, 80 साल के 90 साल के बूढ़े हो चुके थे, इनका कोई कार्य था नहीं वहां पर, केवल गद्दी बैठे हुए थे, इनका केवल नाम यूज किया जा रहा था। ठीक है, एक बुढ़ा आदमी क्या करेगा। सशस्त्र सेना जो है वो हिंदुओं की ज्यादा थी, वही लड़ रही थी। और फिर इसके बाद मुसलमान जो रियासतें थी वो भी लड़ रही थी, लेकिन इन्हीं के परचम के तले लड़ रही थी। ठीक, तो बहादुर शाह द्वितीय तक ये पूरा मुगल वंश चला। इसके बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। ना कोई राजा रहेगा ना कोई रानी रहेगी। तो इस तरीके से मुगलों का उत्थान हुआ और पतन हुआ। एक फिगर की द्वारा मैं बता दूं, जैसे कि ये पहाड़ आप देख रहे हैं, एक ट्रायंगल टाइप का है। तो यहां से बाबर रख लीजिए और यहां पर रख लीजिए बहादुर शाह, ठीक, औरंगजेब। बाबर के समय से ये वंश स्टार्ट हुआ, ये साम्राज्य स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ औरंगजेब तक अपने पीक पर पहुंचा। फिर इसके बाद औरंगजेब के बाद से ये अपने ढलान की स्थिति पे आ गया और बहादुर शाह द्वितीय के काल में ये धराशायी होकर नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे बाबर की, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही सभी मुगल बादशाहों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का रहा वीडियो। तब तक के लिए अब मुझे आप इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।